जी सर। सर जेएनयू का अपना संस्मरण सर पूरा बताइए, कब गए, कैसे गए, क्या क्या किए, सब चलिए, पूरा मैं सर। सबसे पहले तो बीएनयू संवाद का मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं अभी कुछ घंटों के लिए बीएनएमयू आया था, तो उस बीच में आपने मुझे अपने संस्मरण सुनाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं बीएससी में भागलपुर यूनिवर्सिटी तत्काल था और उसमें तकरीबन 13-14 ज़िले उसमें शामिल थे, तो मैं 5 विषयों में सर्वोत्तम अंक लाया और एक प्रैक्टिकल में इतना कम नंबर दिया गया कि मैं टॉप नहीं कर सका। फिर एमएससी तो करना था, फिर एमएससी किया तो मुझे अंदाज़ा था कि ये टॉप नहीं करने देगा। वही हुआ जो टॉप नहीं कर सका। मुझे लगा कि मैं यहाँ पीएचडी नहीं कर सकता, तो मैं अखबार के क्लिपिंग, उसमें आर्यावर्त और इंडियन नेशन, सर्च लाइट, यही सब अखबार आते थे। जेएनयू का मैंने एडवर्टीजमेंट काट के रखा था कि कब उसमें एडवर्टीजमेंट निकलता है, कैसे आवेदन होता है। आज भी बच्चों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग विश्वविद्यालय के कटिंग्स, चूँकि यूनिवर्सिटी तो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस है, वो अलग अलग टेस्ट भी लेता है। सिवाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उनका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस अपना अलग होता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि मुझे लगा कि कास्टिज्म, पेरोकेलिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म इतना बिहार में व्याप्त है और इसमें पीएचडी करना हम समझते हैं मेरा विकास नहीं हो सकेगा। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटी को उसमें चयनित किया था, 3 का एडवर्टाइजमेंट लिया था, जिसमें बीएचयू, एएमयू और जेएनयू था, और मैंने तीनों में आवेदन किया था। लेकिन आवेदन भी उनके बड़े उत्कृष्ट होते हैं। छात्र को आवेदन करने के समय ही सुपरवाइजर की फहरिस्त मिलती है, उसमें उनका टॉपिक लिखा रहता है जो उस साल उनमें नामांकन होगा। उसमें से कोई एक चुनना होता है एक विषय में, और 3 विषय का ऑप्शन होता है। हम लोगों को 3 विषय का ऑप्शन था, न्यूरोबायोलॉजी था, बायोकेमिस्ट्री था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। तो एक एक सुपरवाइजर चुनना था। हमने चुना 3, और तीनों वो नाम चुना जो कि नॉर्थन इंडिया का, हमें लगा कि उनका नाम नहीं है। एक का नाम हबीबुल्ला था, अमूमन मुस्लिम समझ करके संभवतः मैंने चुना होगा, लेकिन लगा कि हबीबुल्ला तो इधर टाइटल होता नहीं, जरूर नॉर्दर्न इंडिया का है। सच में नॉर्दर्न इंडिया का नहीं था, हैदराबाद का था। दूसरा मैंने बाकर सुना, तो लगा कि शायद ये अंग्रेज कोई होगा। और तीसरा जो थे राव था, ए रमेश राव। हाँ, तो हमको लगा कि भी दक्षिण के हैं। मैंने सुबह ये तीनों के टॉपिक में चुना और पहला टॉपिक दिया था मैंने बाकर का। तीनों टॉपिक पर साइनॉप्सिस बनाना पड़ा, और उस साइनॉप्सिस बनाने के लिए मुझे पटना यूनिवर्सिटी के उसमें तत्कालीन जूलॉजी के जो सबसे बड़े प्रोफेसर साहब थे, जो विलियम एस होर के साथ मॉन्ट्रियल और कनाडा में काम किए थे, उनके यहाँ मैं गया। मैंने कहा कि आप हमें कुछ गाइड कर दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, उसको आप रात भर पढ़ो और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पढ़ करके और लिख करके साइनॉप्सिस लाओ। मैं जब लिख के ले गया तो उन्होंने कहा कि तुम हमसे अच्छा लिखते हो, यू सबमिट इट। मैंने सबमिट किया। टेस्ट जेएनयू में होता था, मैंने 300 पकड़ के जेएनयू गया। उसमें संजोग से सांसद थे जनसंघ पार्टी के ज्ञानेश्वर यादव जी, मेरे गांव के भी थे। तो मैं वहीं विठल भाई पटेल भवन में थोड़ा देर के लिए रुका, फिर मैं टेस्ट देने के लिए गया। टेस्ट जेएनयू में हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं तो बाहर से आया। मैंने 3 दिन के बाद होगा। बोले 3 दिन हम कहाँ रुकेंगे, तो यहाँ हॉस्टल में रुको। फिर हमको लगा तो बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने प्रेशराइज किया, कि मेरा इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू में जो मुझे पूछा जा रहा था, 3 बोर्ड था। तो मैं तो यहाँ से इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ के गया था। इंडोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, ये सब जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं आजकल, क्योंकि बहुतों को थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ के गया था, तो हमको उधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले बेंच में भेज दिया। वो जो हमसे सवाल पूछ रहा था, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप हमको डिस्क्वालीफाई करने के लिए इस बोर्ड में भेजे हैं या मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो फ्री था कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो वो बोले नहीं, तो क्या मतलब है। तो बोले मैं इंडोक्राइनोलॉजी से स्पेशलाइज्ड हूँ, मैंने अपना टॉपिक भी इंडोक्राइनोलॉजी में दिया है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म दिया है, तो फिर आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तब उन्होंने हमको दूसरे बोर्ड में भेजा, और जब मैं दूसरे बोर्ड में गया तो वो जो सवाल पूछ रहे थे मैं उनसे ज़्यादा जान रहा था। तो मैं जब इंटरव्यू दे करके आया, बजाबते उसमें स्टूडेंट को टीए मिलता था, मुझे एकदम 48 रुपये टिकट थे भागलपुर टू दिल्ली का, 300 में 48 में 96 रुपया हमको, एकदम 96 टकिया हमको, एकदम कड़े कड़े नोट अकाउंट ऑफिसर ने हमें दिया। वो लेकर के मैं आया एमपी के यहाँ। तो बोले कि इसे कैसा हुआ इंटरव्यू। हमने बहुत अच्छा हुआ है, हम टॉप नहीं करेंगे तो सेकंड थर्ड जरूर करेंगे। तो बोले इतना तुमको गुमान है। बोले हाँ। तो मैं
एमपी साहब के साथ, बोले कि तुम मेरे ही साथ चलो। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका अटेंडेंट बन के नहीं जाऊँगा। अब देखिए, एक एमएससी स्टूडेंट उस गांव का सांसद को कह रहा है कि मैं आपका अटेंडेंट बन के नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने टिकट हमको दिखलाया है कि देखो कहाँ लिखा हुआ अटेंडेंट, लिखा हुआ 1 पर्सन विथ एमपी। पर्सन बन के तुम नहीं जा सकते हो? तो बोले हाँ, मैं पर्सन बन के जा सकता हूँ। तो मैं गया और उसमें डिलक्स चलती थी दिल्ली से कलकत्ता तक के लिए, और उसमें क्यूल में उतरना था। तो मैं स्लीपर में बैठा, वो अपना एसी में बैठे। फिर बोले कि दिन होगा तो आ जाना। मैं घर पहुंचा, फिर हम टेलीग्राम आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर मैं वहाँ गया नाम लिखाने के लिए जेएनयू। जब मैं वहाँ गया, उसी तरह तिनसुकिया से गया, और आधा कैंपस नीचे आधा पहाड़ी पर, और लगता था कि मर जाएंगे। भीषण गर्मी, जून जुलाई वाली गर्मी। बैठ के मैं रोने लगा कंप्यूटर सेंटर के सीढ़ी पर कि कहाँ हम आ गए हैं। कभी कहता है नीचे जाओ, कभी कहता है ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ। एकेडमिक कहीं है, हॉस्टल वाला कहीं और बैठता है, वो कहीं और बैठता है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ एंट्री होते गई, और अल्टीमेटली हमको उसी समय हॉस्टल दिया। मैं हॉस्टल के कमरे में चला गया, और फिर उसी दिन से खाना शुरू हो गया मेस का। तो ये सिलेक्शन प्रोसीड्योर था। साथ ही साथ जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी वहाँ होती है उस समय से, कि छात्र और शिक्षक की कमेटी होती है, चाहे एडमिशन हो, चाहे डिसिप्लिन हो, तमाम चीज़ हो। लेकिन लेबोरेटरी 24 घंटे खुले रहते थे, और एक लॉग बुक होता था। लॉग बुक में एंट्री कीजिए, किसी भी लैब की चाबी आपको मिल जाएगी, और आपको एंट्री करना होगा, चौकीदार से चाबी लेनी होगी, फिर आप उसको बंद करके आप चाबी सुपुर्द करनी होगी। तो ये वहाँ का था, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती थी। मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ और फिर वहाँ से मैं विदेश जाऊँ। काम भी मेरे बहुत अच्छे थे। और मैं अपने काम के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं तो भागलपुर से पढ़ के गया था, इंडोक्राइनोलॉजी से पढ़ के गया था। थायराइड ग्लैंड पर मेरे रिसर्च थे, प्रोजेक्ट थे यहाँ पर। तो जब मैंने अपने सुपरवाइज़र को कहा, हाँ सुपरवाइज़र का बहुत अनमोल कहानी है, मैं तो जानता ही नहीं था, बाकर करके हमने तय किया था। फिर डीन थे आशुतोष मुखर्जी, शिवतोष मुखर्जी के भतीजा थे या बेटा थे। एक दिन मैंने पूछा उनसे कि मेरे सुपरवाइज़र कौन होंगे? तो डीन ही मेरा रेगुलेट कर रहे हैं। 2 महीना हो गया, अगस्त से क्लास चला और अभी अब सितंबर आ गया। तो बोले एक स्मार्ट लेडी खड़ी थी, तो बोले ये सुपरवाइज़र है। मैंने एक नज़र उनको देखा, ऊपर से नीचे उनको देखा, और जाहिर सी बात में 26-27 बरस का लड़का था। अब देखा कितना स्मार्ट, यंग, और वो करली हेयर, वेरी फेयर वाली वो सुपरवाइज़र सामने खड़ी थी। मैंने कहा कि आप ही मेरे सुपरवाइज़र हैं। मैंने तो बाकर समझ करके आपका नाम दिया था, NZ बाकर। पूरा नाम क्या हुआ मैडम? तो बोले नजमा जहीर बाकर। तो बोले आपके बच्चे? तो बोले आप ही मेरे बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि वो जो मेरा जो पहला उनका जो इम्प्रेशन था उनको देखने के बाद, और उनसे इंटरेक्शन के बाद जो हमारे माने विचार में जो बदलाव आया कि बोले आप ही मेरे संतान हैं, तो मैं तो दंग रह गया। और सच में उन्हें कोई बच्चे नहीं थे, बाद में लगा। और वो जब मैं काम कर रहा था, तो मैं एकमात्र अभी तक जेएनयू का स्टूडेंट हूँ जिसने पक्का 2 साल में, जेएनयू 9 मई को बंद होता है और फिर वो जुलाई में ही खुलता है, 12 जुलाई को खुलता है। और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 9 मई से रजिस्ट्रेशन हुआ था। मैंने जो थीसिस जमा किया था पक्का 8 मई को थीसिस को बाइंड करा करके ले जा करके डीन को दिया। वो बोले एक दिन पहले फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम कि इसमें डेट तो कल का है, और कल अगर आप फॉरवर्ड नहीं किए तो मेरा तो डिले हो जाएगा। तो वेयर विल बी माई रिकॉर्ड? यू इंश्योर मी दैट यू विल बी फॉरवर्डिंग इट टुमारो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फॉरवर्ड होगा। तो आज तक जेएनयू में रिकॉर्ड है कि मैंने 2 साल में अपनी थीसिस जमा किया। अलबत्ता मेरा भाईवा नहीं हो सका, वो एम्स के थे, बायोकेमिस्ट्री के हेड, और कहाँ के थे हेड। वो खुद नहीं प्रोफेसर हो पा रहे थे। उसमें 76 में, 79, 80 में प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन मैं बिना PhD अवार्ड के ही एक इंटरव्यू में बैठा भागलपुर में, होम यूनिवर्सिटी में मेरी बहाली हो गई। मुझे कहीं कोई परेशानी भी नहीं हुई। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मेहनत कभी भी नहीं जाया जाता है। और हम आपके माध्यम से छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे कि वो टारगेट ओरिएंटेड पर हैं, और पहले से लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कहाँ मुझे रोक सका। और जब मैं लेक्चरर बना तो मैं पीछे हो गया अपने साथियों से, क्योंकि मैं जेएनयू चला गया, मेरा 3 साल उधर गुजर गया, 1 साल प्री PhD में लगा, जो 2 साल उधर में लगा।
तो मैं 3 साल जूनियर हो गया। 76 में वो लोग बहाल हो गए जो पास हुए थे। तो मैं सोच रहा था मन ही मन कि या अल्लाह हमको तो लॉस हो गया, ये 3 साल में इनसे नौकरी में छोटे हो गए। लेकिन ऊपर वाले की किस्मत देखिए, ऊपर वाले की रहमत देखिए कि हमको रिटायरमेंट के बाद 3 साल पीवीसी बनाया यहाँ, और बीएनएमयू में 3 साल पीवीसी रहा, और जेपीयू में 3 साल बीसी रहा। तो 3 साल के बदले हमको ऊपर वाले ने 6 साल दिया। तो ये मेरी मेहनत और मशक्क़त का फल था। जब भी मैं जेपीयू में कहता था तो वो लड़के सब कहते थे कि सिर्फ एन नहीं है यहाँ, वहाँ जेएनयू है और यहाँ जेपीयू है, एन के बाद ही पी होता है। तो मैं आपको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज, knowledge is power. You acquire knowledge wherever is available, in whatever source it is available. Try to excel yourself in whatever field you are. आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ हैं उसमें आप अग्रगामी होइए, अधोगामी नहीं होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।